देखते हैं रसायन शास्त्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग परमाणु संरचना देखेंगे। परमाणु सिद्धांत क्या होता है? तो पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह जानकारी भारत में कनाड ने दिया था, जबकि व्यापक रूप से देखें तो यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी है। इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। इन्होंने एटम शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु के मूल कण कौन कौन? वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, ये मूल कण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, किंतु नाभिक मूल कण नहीं है। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी और अस्थायी, ये दो मूल कण होते हैं। अस्थायी मूल कण में यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है और इसकी संख्या जो होती है 3 होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थायी कण यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रोनो, मेसॉन इत्यादि, ये सभी अस्थायी कण हैं। प्रतिकण क्या होता है? दो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत कणों को प्रतिकण कहा जाता है। जब यह आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण हैं। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं और नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक के द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को नापा जा सकता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के भार का इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील रहता है। नाभिक की खोज जो हुआ था रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक के बाहर होता है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, और ये आपका नाभिक त्रिज्या है बी, यहाँ पे जो फिगर में दिया है। आगे देखेंगे, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में नापते हैं। परमाणु त्रिज्या =10⁻⁻10 m1 एंगस्ट्रम और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। नाभिक त्रिज्या =10⁻⁻15 m1 फर्मी। परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 1 लाख गुना अधिक होते हैं। अब परमाणु मॉडल क्या होता है? वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया हो उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार तरबूज का जो लाल वाला भाग है ये प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। अब रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे तो इसमें इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं और इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा कण किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था और निम्नलिखित जानकारियाँ दी थी। ठीक है, ये परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया है। इसमें क्या था? अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गईं तथा अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित हो गईं, तिरछा होकर निकल गईं, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है और 20,000 में से एक अल्फा रे जो है परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग जो है ठोस होता है
और जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे कुछ सीधा निकल गई हैं, कुछ मुड़ गई हैं, दोनों तरफ वैसे ही हैं, और ये जो कुछ है जो ऐसे सीधा वापस आ गई हैं, इसी की व्याख्या है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। अब मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिस कारण उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया था। बोरबरी का मॉडल इसी मॉडल को मान्यता प्राप्त है। इसे नील्स बोर ने दिया था। इसके अनुसार क्या था, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर तृतीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, ये परमाणु है और यहाँ पे देखिए ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 2n² के अनुसार निकालते हैं या भरते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 n की जगह रखते जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन और द्रव्यमान इसका 9.1 × 10⁻³ kg होता है और ये निगेटिव होता है। प्रोटॉन का देखें तो गोल्डस्टीन 1919 में खोज हुआ था और 1.6725 × 10⁻27 kg इसका होता है द्रव्यमान, और ये जो होता है पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन के चैडविक ने किया था और ये 1932 में। इसका द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻27 होता है kg, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था और इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान, जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मास होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 × 10⁻31 kg। सापेक्षिक द्रव्यमान इक्वल टू होता है 0.00054 AMU इक्वल टू 0 के बराबर लगभग। आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में इतना होता है 1/1837 या 1/1840 कह लीजिए, ये होता है। H इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो जब किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 12वें भाग से किया जाता है तो उसे AMU कहते हैं। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया था, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इस पर धन आवेश होता है। सापेक्षिक द्रव्यमान इक्वल टू 1.0072 AMU और निरपेक्ष द्रव्यमान इसका होता है 1.6726 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है समान होती है, किंतु ये प्लस में होता है और माइनस में होता है, तो इसकी प्रकृति जो है विपरीत होती है। न्यूट्रॉन के बारे में, इसकी खोज चैडविक ने 1932 में किया था। इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसी कारण इसकी खोज में अत्यधिक समय लगा था। इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। सापेक्ष द्रव्यमान 1.0086 AMU होता है। आवेश इस पे 0 होता है। इसकी द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। न्यूट्रिनो क्या होता है, इसकी खोज पाउली ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है। पॉजिट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किंतु इसकी जो प्रकृति है यह विपरीत होती है। निरपेक्ष द्रव्यमान इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब दो एंटी पार्टिकल दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। मेसॉन, इसकी खोज यूकोबा ने किया था। बोसॉन, इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल खोज किए थे। प्रतिकण क्या होता है, जब दो स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, इसे ही प्रतिकण कहा जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, इसकी खोज मोसले ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है और यह हमेशा पूर्णांक में होता है। परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या में बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है घटता बढ़ता है। ठीक है, किसी उदासीन परमाणु के लिए होता है Z इजकल टू P इजकल टू E, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए सोडियम है, कैल्शियम है, आर्गन है। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या है 11। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन 11 है। उसी तरह कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन भी इसका 20 है। उसी तरह आर्गन का 18 हो जाएगा परमाणु संख्या। प्रोटॉन भी संख्या कितनी, प्रोटॉन 18 है और इलेक्ट्रॉन भी इसका 18 है। आयन क्या होता है, वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आया होता है, तो ये आयन पर आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बदलती है। सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या 11 ही है, प्रोटॉन 11 है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो गया है। उसी तरह कैल्शियम में परमाणु संख्या 20 है, प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गया है। इसी तरह क्लोरीन में भी। ठीक है, क्लोरीन में जो परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर है 17 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 हो गया है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 12 - 2 10 है। फिर एल्युमिनियम में 13 - 3 फिर 10 हो गया और ऑक्सीजन में 8 + 2 है तो ये भी 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये समान हो रही है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इसे A द्वारा दिखाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है।
तो परमाणु भार बराबर होता है क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। A इक्वल टू N प्लस पी या जेड, ठीक है। और A बराबर फिर N प्लस जेड भी हो जाता है। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, यानी कि N इक्वल टू A माइनस जेड। जेड है परमाणु संख्या और A है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है वो 13 है और द्रव्यमान संख्या आपका 27 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या हो गया 11, प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन हो गया 11 और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो है 23 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यूरेनियम 35 का भी है, परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं और ये A इक्वल टू 235 है यहाँ पे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या होता है ये, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। ये एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे जो होता है ये इसका द्रव्यमान संख्या है और ये जो है इसका परमाणु संख्या है, तो इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है। समभारिक, वैसे तत्व जिसका परमाणु भार समान होता है समभारिक कहलाता है। जैसे कार्बन 14 यहाँ पे देखिए और नाइट्रोजन का भी 14 है, तो ये समभारिक हो जाएंगे। आर्गन का 40 है यहाँ परमाणु भार और कैल्शियम का भी 40 है, तो ये समभारिक होते हैं। समस्थानिक कहते हैं किसको, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान रहता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या निम्न भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी लेकिन प्रोटॉन की संख्या, तो ये 1 1 1 हाइड्रोजन में सारा 1 है, तो ये प्रोटॉन संख्या समान है, लेकिन 1 2 3 इसके ऊपर, तो ये द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न है, तो इसे ही समस्थानिक कहा जाता है। सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के होते हैं, इसके 27 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यूरेनियम का 2 होता है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। उसी तरह कार्बन का 2 होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। यहाँ देखिए N की मात्रा सब जगह भिन्न भिन्न हो रही है। यहाँ पे N की मात्रा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। उसी तरह यहाँ देखिए N की मात्रा 235 में N की मात्रा 143 है और इसमें N की मात्रा 146 है। यहाँ N की मात्रा 6 है, यहाँ 8 है। समस्थानिकों का उपयोग, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब आगे देखेंगे, आयोडीन का उपयोग घेंघा तथा रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। लोहा का प्रयोग एनीमिया रोग में किया जाता है। आर्सेनिक का ट्यूमर कैंसर के इलाज में करते हैं। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। सोडियम का प्रयोग तंत्रिका में सूचना भेजने के लिए करते हैं। सोडियम का प्रयोग रक्त को थक्का बनाने के लिए करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, तो एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या दोनों जगह 8 है। उसी तरह ये हाइड्रोजन हीलियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाता, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, ठीक है। अब कक्षा या कोष, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कक्षा कहा जाता है। इसे KLMN से दिखाते हैं। जो कक्षा होता है जिसमें परमाणु ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसे ही KLMN ऐसे नाम देते हैं। के जो होता है, एक मिनट, के कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होता है। जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है ऊर्जा स्तर भी इसका बढ़ता जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, किंतु जब वह नाभिक की ओर आता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है,
किंतु जब वह अपने मूल कक्षा में रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूर जा रही है तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, नाभिक की ओर आ रही है तो उसकी ऊर्जा घट रही है, ठीक है, घट रही है। और जब मूल कक्षा में रहता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है, E बराबर 2n² होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन K L M N इस तरह दर्शाया जाता है और ये ऊर्जा का क्रम इससे बढ़ता जाता है। ये कक्षा है तो कक्षा का नाम KLMN होता है और जब n जो है 1 2 3 4 करते हैं तो इसका 2n² बराबर निकालते जाते हैं। n की जगह पे नंबर रख दीजिए और निकलता जाएगा। उपकक्षा या उपकोष क्या होता है? प्रत्येक कक्षा के अंदर उपकक्षा होती है। इनका आकार जो होता है अलग अलग होता है। तो उपकक्षाओं की खोज किया था सोमरफील्ड ने। इन्हें SPDF के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, SPDF के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। S की उपकक्षा, इसका आकार गोला के समान होता है, ये गोला के समान है S का। P कक्षा का आकार डमरू के समान होता है, ये डमरू जैसा आपको दिख रहा होगा। उसी तरह D का आकार जो है डबल डमरू के समान होता है, ये डबल डमरू के समान। F का आकार जो होता है 5 भुजाओं वाले डमरू के समान होता है। इधर देखिए 5 भुजा है इसकी। तो उपकक्षा और इलेक्ट्रॉन S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इस तरह जोड़ते जाते हैं 4 4 4 4। ये दिया है इसी का। कक्षा क्या होता है? कक्षक, कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बन जाता है जिसे कक्षक कहा जाता है। कक्षक की संख्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। इस नियम के अनुसार कक्षक में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसके बाद विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बड़ा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये उप कक्षा है। ये सब आप देख लीजिए फिगर में। अंतिम उपकक्षा के लिए कक्षक निर्माण किया जाता है। अब ऑफ-बाउ का नियम क्या है? तो ऑफ-बाउ जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही ऑफ-बाउ का नियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ये सब बात हो रही है। 1s 2s 2p आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में, ये ऑफ-बाउ का नियम तो उसी पे आधारित है। ऑफ-बाउ के अनुसार, जो नियम के अनुसार कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है। जैसे हाइड्रोजन का 1s1 हो जाएगा, हीलियम का 1s2 हो जाएगा, लिथियम का 1s² और फिर 2s1 ऐसे करके बढ़ते हैं। बेरिलियम का उसी तरह बोरॉन का हो जाता है। ऐसे करके कक्षा में बढ़ा जाता है। ऐसे कार्बन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम सब का दिया हुआ है, क्रोमियम, कॉपर। ऑफ-बाउ के कुछ अपवाद हैं। ये क्रोमियम है, कॉपर है, सोना, इनका ऑफ-बाउ का ये अपवाद के रूप में है, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। क्वांटम संख्या अब देखेंगे। यह वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सटीक स्थिति को बनाती है और अर्थात इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण जानकारी देती है। यह इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को दर्शाता है, अर्थात नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, n = 1 2 3 ऐसे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा को दर्शाता है और इसको I से दर्शाते हैं। S उपकक्षा के लिए 0, P उपकक्षा के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ये I बराबर 0, I बराबर 2, D उपकक्षा के लिए 2 है, ऐसे करके है, ठीक है। आगे देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या।
तो चुंबकीय या कक्षक को दर्शाता है, इसे m के द्वारा डिनोट करते हैं। m इक्वल टू होता है -I2 + 1 I तक। p उपकक्षा के लिए ये I इक्वल टू 1 है, m क्या हो जाएगा प्लस माइनस करके फिर -1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या या चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के दिशा को दर्शाता है, s द्वारा दर्शाता है। क्लॉकवाइज ऐसे दर्शाता है, एंटी क्लॉकवाइज ये है, ठीक है। ये सब इसको बताया गया है न्यूमेरिकल के थ्रू, आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। इनके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। इनके अनुसार जो चारों अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसका मान बराबर नहीं होता है, किंतु स्पाइन का स्थान अलग हो जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो मान है बराबर हो सकता है, किंतु जो स्पाइन का स्थान जो है यहाँ पे अलग, जो चार हम लोगों ने देखा अभी उसी के बारे में ये है, ठीक है। अब हाइजेंस का अनिश्चितता सिद्धांत, मेनली रूप से आपको सिद्धांत याद रखना है, सिद्धांत ही पूछता है। इसके अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति दोनों एक साथ ठीक ठीक ज्ञात नहीं किया जा सकता। डी ब्रागली का सिद्धांत, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति देखी जाती है। इनके अनुसार तरंग दैर्ध्य तथा संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं, ठीक है। इसको लेमडा कहा जाता है। संवेग इक्वल टू लेमडा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा h/p, ठीक है, जहाँ h क्या है नियतांक है, प्लांक नियतांक। 9th-10th में आपने ये सब पढ़ा होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो 72 कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी ऊर्जा कम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। कोई भी तत्व अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अत्यधिक होती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम किसी तत्व के वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p उपकक्षा में हो तो वह ग्रुप A का तत्व होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है जो ग्रुप A में रहेगा, सोडियम जो है ग्रुप A में रहेगा। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है यही तय करता है किसी तत्व के वर्ग का निर्धारण, ठीक है। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन D या F उपकक्षा में है तो वह ग्रुप B में रहेगा। जैसे ये फेरस का है, लोहे का, ये ग्रुप B में होता है। सबसे आखिरी कक्षा को वैलेंस सेल और अल्टीमेट सेल कहा जाता है। अंतिम से दूसरे कक्षा को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं और अंतिम से तीसरी कक्षा को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। ये है, ये आपका वैलेंस सेल है, ठीक है, वैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल, ये पेनल्टीमेट सेल, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल, फर्स्ट सेल, ये सारे। अब संयोजकता, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एल्युमिनियम का 2 8 3 है तो यहाँ पे जो है संयोजकता 3 हो जाएगा।
मैग्नीशियम का 282 है तो यहाँ संयोजकता 2 हो जाएगा, और सोडियम का 281 है तो यहाँ संयोजकता 1 हो जाएगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है तो संयोजकता इजकल टू 8 में से इसको घटा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 2, 6 होता है तो 6 यहाँ पे जो होगा इसको घटा देंगे 8 से तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह नियोन का है 8 यहाँ पे है तो 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो नियोन का संयोजकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लोरीन का यहाँ 8 - 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे तत्व विन्यास, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दिया गया है। जैसे कार्बन का 2 और 4 होता है विन्यास करने पे, और उसका कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजी 4 है, तो यहाँ पे संयोजकता 4 हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का 282 होता है विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास जो करते हैं, और कोर इलेक्ट्रॉन इसका 2 है और संयोजी भी 2 है तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका है नियोन का 28 है, 28 है, मतलब 2 इसका कोर है और 8 इसका संयोजी है, तो इसको 8 से घटा देंगे, 8 - 8 तो 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी ऐसे 26 है तो 6 यहाँ पे क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता 8 - 6 कर देंगे, 2 हो जाएगा। क्लोरीन का 2, 8, 7 है तो कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है तो 8 में से घटा दिए तो 1 हो जाएगा। अब ऑक्टेन रूल क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखना होता है, चाहे वे कक्षा क्यों ना हो, चाहे वे कक्षा कोई भी क्यों ना हो। ऑक्टेन रूल को पूरा करने के लिए धन आयन या ऋण आयन का निर्माण होता है। आयन बनने के बाद तत्व अस्थायी हो जाता है क्योंकि वह ऑक्टेन संरचना प्राप्त कर लेता है। तो ये जैसे इसका है ऑक्सीजन का 26 ऑक्सीजन का हो गया, आयन प्राप्त करने के बाद 28 हो गया। उसी तरह सोडियम का है, आयन मतलब देन लेन करने के बाद ये 281 है पहले, अब ये 1 दे दिया तो अब 28 बचा रह गया, तो ये पूर्ण अस्थायी हो जाता है, ठीक है, पूर्ण रूपता प्राप्त कर लेता है। आयन क्या होता है? किसी तत्व पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। आयन जो होता है अस्थायी होता है, ठीक है। क्लोरीन का 287 होता है तो क्लोरीन जो है एक ले लेता है तो 288 हो जाता है। उसी तरह सोडियम का 281 होता है तो एक दे देता है तो 28 हो जाता है। तो ये धन आयन और ऋण आयन दिया हुआ है। हाइड्रोजन +1, ठीक है, यह हाइड्राइड है H-1, लिथियम का +1, फ्लोराइड का -1, ये धन आयन और ऋण आयन दिया हुआ है। इसी के आधार पर इसका जैसे एग्जाम्पल नामकरण जो होता है, जैसे Na++, ये Na2SO3 है तो सोडियम सल्फाइड, इसको ये सूत्र याद रखिएगा, फार्मूला पूछ लेता है। Na2SO3 है तो सोडियम सल्फाइड है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। ZnSO4 जिंक सल्फेट है और FeSO4 फेरस सल्फेट है। Fe2SO4 है, ये फेरिक सल्फेट है। Al2SO4 इजकल Hol3 है, एल्युमिनियम सल्फेट है। Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो इस तरह इसका निर्धारण होता है। ये जो आगे दिया है इसकी जो नाम है, जैसे Na2O तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। Cu2SO4 कॉपर सल्फेट हो जाएगा। CuSO4 क्यूपीरिक सल्फेट, और ये नीलात होता है CuSO4 × 5H2O। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सब होता है। मूलक, जब किसी धन आयन तथा ऋण आयन को मिलाकर कोई यौगिक बनाता है तो मिलने वाले आयन को मूलक कहा जाता है। जैसे Na+I बनता है तो NaI हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया। Ag+I बनेगा तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। देखिए ऊपर सोडियम आयोडाइड हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया है, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर तो नीचे है ना। AgBr हो जाएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। Cu ये जब मिलेगा Cu2O2 CuO हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड।
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, इस तरह होता है। ये सब फार्मूला ही दिया हुआ है, ठीक है। सोडियम पर क्लोराइड NaClO4 को कहते हैं। NaClO3 सोडियम क्लोरेट, NaClO2 सोडियम क्लोराइड, NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। इसी तरह BrO सिल्वर ब्रोमेट, सिल्वर ब्रोमेट होता है, ठीक है। इसी तरह आयन का रहेगा, सब दिया हुआ है इस तरह। KiO4 पोटेशियम पर आयोडाइड, KiO3 पोटेशियम आयोडाइड, KiO2 पोटेशियम आयोडाइड, KiO पोटेशियम हाइपो आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये सभी। और ये कार्बोनेट का है, ये बाइकार्बोनेट का है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CaSO4, ये सभी दिया हुआ है। जिप्सम का देख लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। CuSO4 ये क्यूप्रस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। ZnSO4 सफ़ेद तोता, FeSO4 हरा कसीस इसको कहते हैं, Cu2SO4 होल ट्रे, ये सभी इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है तो ये आपको ज़रूरत तो है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु और आयन में अंतर देखते हैं। परमाणु आयन, यह विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु जो होता है विद्युतः उदासीन होता है। आयन जो होता है धनात्मक या ऋणात्मक होता है, अर्थात ये धन आयन या ऋण आयन होता है। जो परमाणु है इसका परमाणु विन्यास जो होता है अस्थायी होता है, जबकि अणुभार का विन्यास जो होता है अस्थायी होता है। जैसे इसका अस्थायी है 281 सोडियम का, जब यही पूर्ण हो जाता है मतलब अस्थायी हो जाता है ये 28, तो यह अणुभार हो गया। वह परमाणु जो है यह एक अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि ये अस्थायी होता है, जबकि आयन यह कम क्रियाशील होता है क्योंकि ये अस्थायी होता है। अब आगे देखेंगे, ये आणविक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो होता है आणविक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि ये आयनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब रासायनिक बंध, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही अस्थायी हो सके। इसके लिए वह अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या फिर साझेदारी करता है, तो इसे ही रासायनिक बंध कहा जाता है। और 3 प्रकार का होता है, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और अपसहसंयोजी। तो पहला है विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंधन। तो यह बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। यह धातुओं और अधातुओं के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे Na का 281 होता है, क्लोरीन का 287 होता है। तो Na क्या है, एक त्याग करता है तो ये प्लस पा जाता है, और क्लोरीन एक यहाँ पे लेता है, इससे एक ये वाला लेके ये 8 पूर्ण, ये भी अस्थायी हो जाता है। तो अब इस तरह NaCl बनता है। उसी तरह कैल्शियम का भी, ठीक है। और ऑक्सीजन 2882 है और यहाँ पे 26 है, तो ये एक दूसरे को ग्रहण कर, एक दूसरे जैसे इसका 2 ये ले लेता है तो यहाँ पे CaO बन जाता है, ऐसे ही इसका है। तो इस तरह ये विद्युत संयोजी आयनिक बंधन था। अब आगे हम लोग इसका ये दिया हुआ है विद्युत संयोजी यौगिक का ये सूत्र दिया है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, सोडियम क्लोराइड का NaCl, कैल्शियम नाइट्राइड का कैल्शियम का CaNO3 का होल ट्वाइस होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है।
अब आयनिक बंध की विशेषता, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। यह समांतर जल में घुलनशील होते हैं। ये कार्बनिक विलायक में कम घुलनशील होते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसमें ये कम घुलनशील होते हैं। यह रासायनिक रूप से रवेदार होते हैं। इनका क्वथनांक तथा जो गलनांक होता है दोनों ही उच्च होता है। अब आयनिक बंध की शर्तें क्या होती हैं? आयनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और आयनिक बॉन्ड बनाने वाले दो तत्वों में से किसी एक का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मक अधिक होना चाहिए, जबकि दूसरे का कम होना चाहिए। अब कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड जो है, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, न कि आदान प्रदान से। अर्थात इलेक्ट्रॉन को दोनों ही तत्व का बराबर अधिकार होता है। यह बॉन्ड केवल अधातु तथा गैसों में बन सकता है। यह बॉन्ड तब बनता है जब दोनों तत्वों का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे ये क्लोरीन 287 है, ठीक है, Cl, इसमें केवल एक ये जो बंधन एक की देखिए साझेदारी हो रही है यहाँ पे, तो ये Cl2 बन गया। हाइड्रोजन का देख लीजिए H2, इसका भी एक की साझेदारी होगी। उसी तरह H2O में भी इसी तरह है। अब आगे देखेंगे CH4, ठीक है, ये CH4 में भी एक का हो रहा है। CH4 में भी ये एक की साझेदारी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बना ही हुआ है ये चीज़। अब हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे। द्विसह संयोजक बंध, जब दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे द्विसह संयोजक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 2, ये दोनों की साझेदारी हो रही है, यहाँ भी 2 का हो रहा है साझेदारी, ठीक है, 2 का हो रहा है, तो इसको द्विसह संयोजक बोलते हैं। अब तीसरा है त्रिसह संयोजक या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब अधातुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे त्रिसंयोजक कहते हैं। ये देखिए 3 की साझेदारी हो रही है, यहाँ पे भी 3 की साझेदारी, तो इसको कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी विशेषता देखेंगे तो यह बंध अधातुओं के बीच बनता है और ये जल में घुलनशील नहीं होता, किंतु कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। इनकी रासायनिक क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। इनकी बंधन ऊर्जा जो होती है ये सबसे ज़्यादा होता है ट्रिपल वाले का, फिर सेकेंड वाले का, फिर एक बॉन्ड वाले का। उसी तरह क्रियाशीलता भी ट्रिपल वाले की ज़्यादा होती है, फिर सेकेंड वाले की, फिर सिंगल वाले की। बंधन की दूरी जो होती है ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिंगल वाले की, फिर डबल वाले की, फिर ट्रिपल वाले की। कुछ यौगिक जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड तथा कोवैलेंट बॉन्ड दोनों पाया जाता है, जैसे NaOH, ठीक है, NaOH जो है इसमें दोनों ही पाया जाता है, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड की विशेषता है क्या? यह धातुओं में बनता है, यह जल में घुलनशील नहीं होता है, इसका क्वथनांक तथा गलनांक दोनों ही कम होता है। इनकी क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड की ऊर्जा, क्रियाशीलता तथा मजबूती अधिक होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो है अधिक होती है। अब ध्रुवीय, जब कभी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के प्रभाव में आ जाता है और वह बीच में न रह के किनारे ध्रुव पर चला जाता है तो उसे ध्रुवी कहा जाता है, ठीक है, ध्रुवी बॉन्ड। तो ये है ध्रुवीय बॉन्ड का उदाहरण, CH3Cl का है, ये CH3 और Cl है। अध्रुवीय क्या होता है? जब साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के प्रभाव में न आए और बीच में रहे तो उसे नॉन पोलर कहा जाता है, ये नॉन पोलर है। उप संयोजक, यह संयोजक जो है का एक विशेष प्रकार है जिसमें साझेदारी दोनों ओर से न होकर एक ओर होती है, इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर द्वारा यहाँ दर्शाया जा रहा है, तो इसे उप सहसंयोजक कहा जाता है।
अब निर्जन जोड़ा बॉन्ड के बनने के बाद इलेक्ट्रॉनों का वैसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है निर्जन जोड़ा कहलाता है। आयनिक बॉन्ड में निर्जन जोड़ा नहीं पाया जाता। एक लोन पेयर एंगल को 2.5 डिग्री ये कम कर देता है। जल में लोन पेयर ज्ञात करें तो ये ज्ञात किया है 2 आया है। ठीक है, अब CO2 में ही ऐसे ही। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? जब S उपकक्षाएं आपस में मिलती हैं तो उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड मजबूत होता है और यह कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ये कम क्रियाशील होता है। पाई बॉन्ड देखेंगे, जब P उपकक्षाएं आपस में मिलती हैं उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। दूसरा तथा तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है अतः यह अधिक क्रियाशील होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड देखे जाते हैं अतः वह अधिक क्रियाशील होता है। ये पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है, ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको फिगर। अब हम लोग देखेंगे आगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यह सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो कांच हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। कांच पर लिखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। संकरण, जब कभी एक उपकक्षा किसी दूसरी उपकक्षा में मिल जाता है तो उसे संकरण कहा जाता है। संकरण 3 प्रकार के होते हैं, sp, sp² और spq। ये संकरण किया हुआ है। तो sp का आकार रेखीय होता है 180 डिग्री एंगल पे। sp² का आकार त्रिविमीय होता है 120 पे और spq का पिरामिडीय होता है 109.28 पे बनता है। ठीक है, तो संकरण होता है इनका। अब आगे देखेंगे तत्व। एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहा जाता है। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब तक 114 तत्वों की खोज की गई है जिसमें 92 तत्व सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं और शेष तत्वों को बनाया गया है। सभी 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी में मिलते हैं। ठीक है, ये पदार्थ है, ये रासायनिक और भौतिक और ये विद्युत का। तो ऑक्सीजन जो है तत्व है, गैस है और अधातु है कुचालक। लोहा क्या है? तत्व है, ठोस है, धातु है। पारा क्या है? तत्व है, द्रव है और धातु है। सिलिकॉन क्या है? तत्व है, ठोस है और उपधातु अर्धचालक है। तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होता है? तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होता है, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगती है। इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है और ये चमक जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद पारा एघात वर्धनीय होते हैं अर्थात इनको पीटने पर फैलते हैं जिससे इनका चादर बनाया जाता है। ये तन्य होते हैं अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका घनत्व तो उच्च होता है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर नष्ट होने लगते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम ये इसके एग्जाम्पल हैं। धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में कड़वे होते हैं अर्थात क्षारीय होते हैं। अपवाद एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। अब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातु जो है विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती जैसे ग्रेफाइट। सभी गैस जो होते हैं अधातु होते हैं। अधातु के गुण होते हैं क्या क्या? अधातुओं का आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही उच्च होता है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन त्यागने
ये इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं। अधातु, इनमें से किसी भी प्रकार का धात्विक चमक नहीं होता है। ये आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक कम होता है। इनका ऑक्साइड स्वाद में खट्टा तथा अम्लीय होता है। यह वायु तथा जल में रखने से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे सभी गैस से सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। ये सभी कार्बन में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, अर्थात धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों का काम करता है। ठीक है। अब उपधातु, ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं और इनमें धारा का प्रवाह कोटर के सहायता से, होल के सहायता से होता है। इसका प्रयोग मेमोरी कार्ड, सिम, पीसीबी में किया जाता है, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलेनियम हो गया, ये सभी, एंटीमनी हो गई, एंटीमनी। उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता है। सबसे समान अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन होता है। जिस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग होता है उसे सॉलिड स्टेट कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम और फिर सोडियम, ये सभी पाया जाता है। ओसियल फेकाना, ये इसका ट्रिक है, ओसियल फेकाना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, अल्फेकाना, इसका ट्रिक है। शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है, जबकि सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। अब यौगिक देखेंगे, 2 या अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है और यौगिक का एक निश्चित जो होता है सूत्र होता है, जैसे H2O है, इसके एग्जाम्पल है H2O, CH4, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन है, C2H5SH होता है, एथिलीन मरकप्टन इसको कहा जाता है। एथिल मरकप्टेन का प्रयोग जो होता है एलपीजी में गैस को गंध युक्त बनाने के लिए किया जाता है, ताकि सिलेंडर में रिसाव का पता चल सके। अकार्बनिक यौगिक, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता उन्हें अकार्बनिक कहते हैं, जैसे H2O, SO2, N2O, NO2। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अब CO2, ठीक है, CO2 एक यौगिक है, भाग लेने वाले तत्व इसमें 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। भाग लेने वाले परमाणु की संख्या इसमें 3 है, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 2। परमाणु का अनुपात इसमें 1:2 का है। अब मिश्रण देखेंगे, 2 या अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने पे मिश्रण बन जाता है, जैसे दूध हो गया, शरबत हो गया, दाल, बारूद, वायु, ये सभी हो गया। विसमांग मिश्रण क्या है? वैसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से नहीं मिले होते हैं, अर्थात अवयव कहीं अधिक तो कहीं कम पाए जाते हैं, इसे विसमांग मिश्रण कहा जाता है। जैसे बारूद, कोहरा, सीमेंट, बालू का मसाला, अरहर, मसूर का मिश्रण, ये सभी होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे समांग मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है समांग मिश्रण कहलाता है, जैसे शरबत, शुद्ध वायु, पका हुआ दाल, अरहर, मसूर, सभी प्रकार के विलयन। अब विलयन देखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिश्रण से विलयन बनते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से विलयन होता है और विलयन में विलेय तथा विलायक होना आवश्यक होता है। विलायक विलयन के अवयव को स्वयं में घुलाने वाला विलायक कहलाता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। अब आगे देखेंगे विलेय। विलेय क्या होता है? तो विलयन में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, जैसे चीनी है, नमक है, ये सभी। तनु विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो तनु विलयन कहलाता है, यह पतला होता है। सिरका, फॉर्मेलिन, ये सभी।
तनु विलयन होता है। सांद्र विलयन जो है वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं और एक गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए विलायक है, ये पूरा जो दिख रहा है, और इसमें विलय क्या होता है, चीनी। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भाग में बांटते हैं। असंतृप्त विलयन पहला है, तो वैसे विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सके इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, इसे संतृप्त कहते हैं। अति संतृप्त, संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वो कुछ और विलय को घुला देता है। जैसे इस प्रकार के विलयन की सांद्रता अधिकतम होती है। तापमान बढ़ाने से ठोस द्रव की विलयता बढ़ जाती है किंतु गैसों की विलयता घट जाती है। विलायक तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। जैसे विलायक, विलय और एग्जाम्पल देखें। गैस में गैस का विलय तो ये वायु होता है। गैस में द्रव का देखें तो भाप और कुहरा होता है। गैस में ठोस का तो धुआं, धूल भरी आंधी, ये सभी। द्रव में गैस का कोल्ड ड्रिंक होता है। द्रव में द्रव का दूध, पानी होता है। द्रव में ठोस का शरबत, चीनी, पानी, ये सभी। ठोस में गैस का कपूर में वायु, स्पंज। ठोस में द्रव का गिरीश। ठोस में ठोस का मिश्र धातु, पीतल। विलयता इक्वल टू क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100 होता है ये। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब 5 के ये देखिए दिया हुआ है, इसमें विलयता निकालना है। 5 kg जल है, 2 kg चीनी मिलाया जाता है तो विलयता, तो विलय इसमें 2 kg है, विलायक इसमें 5 kg है, तो विलयता कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग ऊपर देखा तो ये 40 है इसमें विलयता। परिक्षेपण, जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है तो इस क्रिया को परिक्षेपण कहा जाता है। जैसे दूध में वसा द्रव के चारों ओर परिक्षेपित हो जाती है। निलंबन, इसमें कण का आधार जो होता है 10⁻⁵ मीटर से बड़ा होता है, जिस कारण इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, किंतु यह छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाता क्योंकि यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। निलंबन अस्थायी होता है। एग्जाम्पल, वायु में धुआं, नदी का गंदा जल, सिरप, ये सभी। कोलाइड क्या होता है, इसके कण का जो आकार होता है ये 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻⁻ मीटर तक होता है, -5 मीटर तक। इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते किंतु माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और ये छन्ना पत्र को पार कर जाता है क्योंकि यह बहुत छोटा होता है, ये अस्थायी होता है। एग्जाम्पल जैसे ब्लड हो गया, स्याही हो गया, दूध हो गया, ये सभी। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करना अर्थात कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना अपोहन कहलाता है। किडनी रक्त को डायलिसिस विधि द्वारा छानता है। निलंबन तथा कोलाइड दोनों में ब्राउनियन गति तथा टिंडल प्रभाव देखा जाता है। पायस, यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है। इसमें एक कण दूसरे कण से परिक्षेपित होते हैं लेकिन उसमें घुलते नहीं हैं, जैसे दूध हो गया, पेंट हो गया और साबुन का घोल हो गया। विलयन, इसके कण का आकार 10⁻⁷ मीटर से कुछ कम होता है। न इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और न ही इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये अस्थायी होता है, जैसे चीनी, पानी का घोल। अब ब्राउनियन गति क्या है, कोलाइड तथा निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से जिगजैग रैंडम गति करते हैं तो इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट, ये जिगजैग से ऐसे 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 चलते हैं। टिंडल प्रभाव, कोलाइड तथा निलंबन के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो इधर उधर बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या निश्चित होती है जो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं, अणुओं या आयनों का जो समूह होता है इसे ही मोल कहा जाता है। मोल संग्रह करना या इकट्ठा करना या कलेक्शन इसको कहा जाता है। मोल शब्द ओसवाल्ड ने दिया था।
यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां एसआई मात्रक है। एसटीपी जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेसिव, या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेसिव। ये एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। जैसे O बराबर ऑक्सीजन, तो यह परमाणु है, और O2 यहाँ पे क्या है, ये अणु है। 1 मोल N2 मोलिकल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, इक्वल टू 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है। 1 मोल H2O मोलिकुल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 मोलिकुल H2O होता है। मोल पदार्थ की मात्रा को दिखाता है। मोल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है 1 मोल इक्वल टू 22.4 और 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 होता है, और ये मोल इक्वल टू भार बटा में अनुभार होता है। तो ये मोल निकालने की विधियां हैं। और देखिए इसमें ये सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, ये सब है दिया हुआ। विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो विलयन की सांद्रता जो है इकाई विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता बराबर होता है विलेय बटा विलायक। और ये देखिए ये न्यूमेरिकल, इसका भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां होती है, जैसे मोलरता। तो किसी विलयन के इकाई आयतन में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है मोल बटा में आयतन जो लीटर में होता है। ये इसका न्यूमेरिकल है। मोललता, एक मोललता होता है, एक मोलरता होता है। तो विलायक के इकाई द्रव्यमान में मोल की मात्रा को मोललता कहते हैं, और मोललता बराबर होता है मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में ये होता है। ठीक है। नॉर्मलता, तो यह घोल के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या होती है। नॉर्मलता बराबर होता है मात्रा इंटू 1000 बटा में क्या है, तुल्यांकी इंटू आयतन, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब ये देखिए मोल में यही पढ़ना था, मेनली रूप से ये जानना था इसकी परिभाषा वगैरह। बाकी आगे अब चलते हैं अम्ल क्षार के बारे में। अब देखेंगे अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ये धातु से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे Zn+H2SO4 जो होता है ये अभिक्रिया करते हैं, तो धातु से अभिक्रिया कर रहा है अम्ल। यहाँ पे Zn क्या है, धातु है, H2SO4 अम्ल है, तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देखिए H2 निकल रहा है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं और ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहे उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे HCl, HCl है, HF है। ये जिस अम्ल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहें उसे ऑक्सिक अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, H2CO3, ClClO4 ये सभी होता है। जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहता है वह अम्लीय हो जाता है। जैसे CO2, SO2, NO3। जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल 1 होता है उसे वह उदासीन होता है। जैसे कोबाल्ट हो गया, NO हो गया। कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से अम्ल कमज़ोर होने लगता है। अम्ल की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, जैसे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के पदार्थ हैं जो H आयन को देते हैं। ब्रास्टेन एवं लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H आयन देते हैं। ठीक है, H आयन देते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल में
समान रूप से पाए जाने वाला जो तत्व है हाइड्रोजन है। प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन कम होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4, HNO3 हो गया। दुर्बल अम्ल जो होता है ऐसा अम्ल जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और इसमें जो है हाइड्रोजन तथा कार्बन अधिक होता है। अब आगे देखेंगे सांद्र अम्ल क्या होता है, तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल जो है यह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, तनु अम्ल कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH हो गया, फॉर्मिक अम्ल HCOOH हो गया और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 हो गया। सभी कार्बनिक अम्ल जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, इसमें दुर्बल अम्ल की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए अम्लीयता क्रम दिया हुआ है, आंसर कौन है C2H5CHO, ये दुर्बल अम्ल है। अम्लीयता क्रम देखें तो ये इसका क्रम है, HClO4 सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HClO, ये सभी होता है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर HCl का होता है, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का अम्लीय होता है। प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत देखेंगे। एसेटिक अम्ल सिरका, अमीनो अम्ल में प्रोटीन, फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोलिक अम्ल मनुष्य के उदर में होता है, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली अंगूर इत्यादि में, मैलिक अम्ल होता है कच्चे फल सेव में, और लैक्टिक अम्ल दूध में, बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियाँ आदि में, कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू एवं नारंगी में होता है। अम्ल और उसके प्रयोग देखेंगे तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है और यह अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में कार्य होता है, प्रयोग करते हैं। सिट्रिक अम्ल यह चमकदार नमक बनाने में प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरियाँ, पेट्रोलियम शोधन, ड्राई पेंट आदि के निर्माण में होता है। नाइट्रिक अम्ल एक्वारजिया एवं विस्फोटकों के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है एक्वारजिया रंजकों, औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड अम्ल है पादपों में बोरॉन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कैरम बोर्ड पर, ये सभी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के दाग जो होते हैं, जंग के दाग उसको हटाने में होता है। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। भस्म के बारे में अब देखेंगे, ये स्वाद में कड़वा होता है। इसका जो pH मान है 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक होता है और उसका अम्ल का 7 से कम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे देखेंगे, इसमें OH उपस्थित रहता है। OH, इसमें OH उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH हो गया। वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार एल्काई कहते हैं, एल्कली। जैसे NaOH हो, KOH हो गया, MgOH हॉल ट्वाइस हो जाए, CaOH हो गया, AlOH हो गया, ये सभी NH4OH हो गया। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह फिनाल्पथलीन को गुलाबी कर देता है। सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं किंतु सभी क्षार भस्म होते हैं। ठीक है, सभी जो भस्म होते हैं ये क्षार नहीं होंगे, लेकिन सभी जो क्षार है ये
सभी क्षार जो होते हैं ये भस्म होते हैं। क्षार की कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं। ब्रास्टेट लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेनिस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जर जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसमें OH कम होता है, NaOH, KOH ये सभी हैं इसके एग्जाम्पल। दुर्बल क्षार जो होता है ये जल में आंशिक रूप से विलय होता है, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पन्न करते हैं और इसे दुर्बल क्षार कहते हैं। इसमें OH जो है अधिक होता है, जैसे CaOH होल्टवाइज NH4OH ये सभी। सांद्र क्षार क्या होता है? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षार कहलाता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तनु क्षार वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षार कहलाता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल है। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है और pH बढ़ जाता है तथा क्षारीयता बढ़ जाती है। अब क्षारकों का उपयोग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा के निर्माण में करते हैं। और आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में, विरंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटर के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अपशिष्ट जल के उपचार में, ठीक है, और प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके जो जलीय विलयन होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO है जो ये बुझा हुआ चूना होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात जो के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास होता है और ये क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघटन में होता है इसका निर्माण। दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, तो इसका उपयोग पावरोटी में किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये CaSO4 × ½ होता है। लिटमस पर अम्ल तथा क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस एक सूचक है, इसकी प्राप्ति लाइकेन से होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से इसका रंग बदल जाता है। जैसे अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे pH स्केल के बारे में, ठीक है। तो pH स्केल 7 से, देखिए 7 से जब ये कम रहेगा तो ये एसिडिक होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो ये बेस होगा, अल्कालाइन होगा, और 7 पे न्यूट्रल होगा, ठीक है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को pH स्केल द्वारा मापा जाता है। इसकी खोज जो किया था सोरेसन ने 1909 में किया था। यह पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। pH 0 से 14 तक होता है। 7 से कम pH अम्लीय पदार्थ का, 7 से अधिक pH जो होता है क्षारीय पदार्थ का, और अगर pH मान 7 है तो ये उदासीन पदार्थ का होता है। जैसे शुद्ध जल हो गया, अशुद्ध जल हो गया, वर्षा का जल हो गया, ये सभी उदासीन होते हैं और इनका pH मान 7 होता है। वर्षा का जल शुद्ध होता है किंतु वायुमंडल के धूल कण के मिलने के कारण यह अशुद्ध हो जाता है और इसका pH मान लगभग
5.5 हो जाता है, ठीक है, तो वह अम्लीय हो जाता है। इसकी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 होता है। कुछ प्रमुख पदार्थों का pH मान देख लेते हैं। नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4, शराब का 2.8 होता है, टमाटर का 4 होता है, बियर का 5 होता है, कॉफ़ी का 5.5 होता है, मूत्र का 5.5 से 7.5 होता है, दूध का 6.3 से होता है और लार का 6.5 से 7.5 तक होता है, रक्त का 7.4 होता है। 7 pH वाला विलयन उदासीन होता है। pH की गणना कैसे करते हैं? तो pH एक संख्यात्मक मापक है और यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन को सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। pH, ठीक है, हाइड्रोजन का लघुगणक होता है। pH इक्वल टू log 1/H आयन होता है और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं log H प्लस, ठीक है। ये इसका न्यूमेरिकल दिया है pH मान निकालने के लिए, ठीक है। pH मान विलयन की प्रकृति और पदार्थ। pH मान 0 से 3.5 pH मान वाले जो होते हैं इस विलयन की प्रकृति प्रबल अम्ल होते हैं। ये सांद्र HCl का होता है पदार्थ का। और 3.5 से 7 के बीच जो होता है ये दुर्बल अम्ल होते हैं। 7 वाला उदासीन विलयन होता है, जैसे आंसू जल जिसका 7 मान होता है। 7 से अधिक और 10.5 से कम ये दुर्बल क्षार होते हैं। 10.5 या अधिक जब रहेगा तो प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे सांद्र NaOH जो होता है। अब आइसोटोनिक देखेंगे। 2 समान गाढ़े विलयन को आइसोटोनिक कहा जाता है। बफर विलयन वैसा विलयन जिसका pH नहीं बदलता है उसे बफर विलयन कहते हैं। इन्हें आपस में मिला देने से इसका pH नहीं बदलता, इसका लास्ट जो pH होता है ये नहीं बदलता है, वही रहता है pH मान। तो ये बफर है, एग्जाम्पल में दिया है, ये आपका बफर है, इनका pH मान नहीं बदलता है। हाइपो, इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फाइड है और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। अब लवण देखेंगे। एक अम्ल तथा एक क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, ठीक है। इसके अभिक्रिया से जल बनते हैं, लवण तथा जल। तो HCl प्लस NaOH एसिड है, HCl, और NaOH क्या है? बेस है। दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये NaCl प्लस H2O जल और लवण बन रहा है, ठीक है। तो ये NaCl इसका उदाहरण है। लवण को विभिन्न प्रकार में बांटते हैं, जैसे साधारण लवण। इसमें क्या होता है? इसमें न ही H होता है न ही OH होता है, ये एकल चरण वाले होते हैं साधारण लवण। जैसे NaCl हो गया, NO2 CO3 हो गया, CuSO4 हो गया, K2SO4, Al2SO4 हॉल 3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सभी साधारण लवण है। द्विव लवण क्या होता है? जब 2 साधारण लवण को मिला दिया जाता है तो द्विव लवण का निर्माण होता है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का हॉल 3 और 24H2O, पोटास एलम या फिटकरी। FeSO4 इंटू NH4 हॉल ट्वाइस SO4 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र है। अम्लीय लवण क्या होता है? तो वैसा लवण जिसके बीच में एक H प्लस आयन उपस्थित हो, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे NaHCO3 NaSO4 NH4Cl। क्षारीय लवण, इस लवण के बीच में एक OH आयन उपस्थित रहता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है CaOH Cl, Na2CO3 COCO3 और COOH, ये सभी हैं। कॉम्प्लेक्स लवण, ये जो लवण होते हैं जल में बहुत ही कम घुलनशील होते हैं, इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। इनमें बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे AgNaCN का हॉल ट्वाइस, ये बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है।
प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलने पे उदासीन लवण बनता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलेगा तो अम्लीय लवण, और दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलेगा तो ये क्षारीय लवण बनता है। अब आगे देखेंगे कुछ समान लवण एवं उसके उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो लवण है स्रोत और उपयोग। जैसे सोडियम क्लोराइड है अथवा साधारण नमक, तो इसका स्रोत क्या है? समुद्री जल, खारे जल की झीलें एवं खनिज के रूप में ये मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से भी ये प्राप्त होता है, और इसका उपयोग भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण के लिए करते हैं, और साथ ही अत्यधिक ठंडे देशों में जमे हुए बर्फ पिघलने के लिए करते हैं। बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिंग सोडा इसको कहते हैं। इसका स्रोत क्या है? यह आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। सोडियम लवण में इसका उपयोग करते हैं कागज़ के निर्माण में, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइड अयस्क के शोधन में, और औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट तथा धोवन सोडा जो है इसका जो प्राप्ति होती है, शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु से नमी को अवशोषण करता है। इसका जो स्वाद होता है तीक्ष्ण होता है, और यह अम्ल जल में क्षारीय विलयन होता है। इसका उपयोग करते हैं कांच, कागज, साबुन और बोरेक्स निर्माण में, ईंट निर्माण में, आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता के उपचार में, दंत मंजन में ये झाग जो होता है उसके रूप में इसका काम हो। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है इसका स्रोत है, यह श्वेत रवेदार ठोस होता है जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग अग्निशमक में, भोजन निर्माण में, खमीर अभिकर्ता के रूप में करते हैं। ब्रेड, बन आदि सेके हुए खाद्य पदार्थों तथा तले हुए भोजन के निर्माण में करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, अथवा ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, CaOCl इसका फॉर्मूला होता है, और ये प्राप्त होता है, यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। इसका उपयोग करते हैं स्विमिंग पूल होता है उसको साफ करने में, पेयजल के कीटाणुरोधन में, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफॉर्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2 H2O इसका होता है, और यह जिप्सम को जब 120 डिग्री गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है। ये श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने में इसका प्लास्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने में कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ऐसे करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो यह क्षारीय प्रकृति को रवेदार लवण होता है, और इसका रंग जो है श्वेत से लेकर मटमैल होता है। यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील है तथा पदार्थ के दहन को तीव्र करता है। इसका उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर करने में, प्लास्टर में, गृह निर्माण में, इन सभी में। पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।